डिजिटल दुनिया एक खतरनाक जगह है। ये सायों और विस्पर्सों की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इस दुनिया में हैकर्स के एक ग्रुप की फुसफुसाहट है, इतने स्किल्ड, इतने मायावी कि वो कानून से भी ऊपर काम करते दिखते हैं। इन्हें लाजरस ग्रुप के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल्स हैं। लाजरस ग्रुप 2010 की शुरुआत में सायों से बाहर आया। उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटी एजेंसियों और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर अपने बेधड़क हमलों के लिए जल्दी ही बदनामी हासिल कर ली। उनकी पहचान सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर, बारीकी से प्लान किए गए ऑपरेशंस और अपने ट्रैक्स छुपाने की अद्भुत क्षमता। लेकिन लाजरस ग्रुप कौन है, वो क्या चाहते हैं और वो इतने लंबे समय तक कैसे पकड़े नहीं गए? इसका जवाब जितना कोई सोच सकता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लाजरस ग्रुप सिर्फ कुछ बदमाश हैकर्स का ग्रुप नहीं है। माना जाता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं जो नॉर्थ कोरियन सरकार के इशारे पर काम करते हैं। उनके मकसद सीक्रेसी में छुपे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो पैसों के लालच और जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षा से प्रेरित हैं। लाजरस ग्रुप के सबसे दुस्साहसी हमलों में से एक 2016 में हुआ, जब उन्होंने बांग्लादेश बैंक से $1 बिलियन चुराने की कोशिश की। हैकर्स ने स्विफ्ट नेटवर्क, जो एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर रोज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, उसमें एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर बैंक के सिस्टम्स में घुसपैठ की। हैकर्स ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को फर्जी ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स भेजने के लिए अपने एक्सेस का इस्तेमाल किया और उसे अपने कंट्रोल वाले अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। यह चोरी लगभग कामयाब हो गई थी। हैकर्स $80 करोड़ फिलीपींस के अकाउंट्स में ट्रांसफर करने में कामयाब रहे, इससे पहले कि अथॉरिटीज को पता चलता। बाकी ट्रांसफर्स ब्लॉक कर दिए गए, लेकिन इस घटना ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये एक वेकअप कॉल था, एक कड़वा सच कि सबसे सिक्योर इंस्टीट्यूशंस भी साइबर हमले के लिए वल्नरेबल हैं। बांग्लादेश बैंक की चोरी साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने दिखाया कि लाजरस ग्रुप जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसने साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए गवर्नमेंटों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्राइवेट सेक्टर के बीच ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत को भी हाईलाइटेड किया। लाजरस ग्रुप जिस सोफिस्टिकेशन के साथ काम करता है, वो एलीट साइबर क्रिमिनल्स में भी रेयर है। वो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, फिशिंग ईमेल्स और दूसरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने विक्टिम्स को सेंसिटिव सिस्टम्स का एक्सेस देने के लिए ट्रिक करते हैं। वो जीरो डे वल्नरेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर में फ्लॉज जो वेंडर को नहीं पता होते और जिनका इस्तेमाल अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करने के लिए किया जा सकता है, का फायदा उठाने में भी माहिर हैं। एक बार जब वो अपने टारगेट के डिफेंसेस को ब्रीच कर लेते हैं, तो लाजरस ग्रुप परसिस्टेंस बनाए रखने और अपने ट्रैक्स छुपाने के लिए कई तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। वो अक्सर बैकडोर्स इंस्टॉल करते हैं, जिससे उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम में वापस एक्सेस मिल जाता है, भले ही इनिशियल वल्नरेबिलिटी पैच हो जाए। वो कस्टम बिल्ट मैलवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बचने के लिए डिजाइंड होता है। लाजरस ग्रुप की बिना पकड़े जाने की क्षमता का एक कारण नॉर्थ कोरियन सरकार से उनका एलिजिड संबंध है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप को स्टेट सपोर्ट मिलता है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस भी शामिल है। नॉर्थ कोरियन सरकार ने साइबर क्राइम में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से लगातार इनकार किया है, लेकिन सबूत कुछ और ही कहते हैं। अपनी गलत तरीके से कमाई गई दौलत को इधर उधर करने और कानून से बचने के लिए लाजरस ग्रुप शेल कंपनीज, मनी लॉन्ड्रर्स और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के एक जटिल नेटवर्क पर निर्भर करता है। वे अपने साथियों से बात करने और अपनी गैरलावी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने चुराए हुए पैसों को वैध बनाने के लिए क्रिप्टो मिक्सर्स, ऐसी सर्विसेज जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के सोर्स और डेस्टिनेशन को छुपाती हैं, का इस्तेमाल करते हैं। लाजरस ग्रुप के मनी ट्रेल को ट्रैक करना एक मुश्किल काम है। वे अपने ट्रैक्स छुपाने में एक्सपर्ट हैं और कानून से एक कदम आगे रहने के लिए अपनी टैक्टिक्स को लगातार बदलते रहते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद जांचकर्ताओं ने हाल के वर्षों में कुछ प्रगति की है। पैसों का पीछा करके वे कुछ ऐसे लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान करने में कामयाब रहे हैं, जिन्होंने लाजरस ग्रुप को अपने चुराए हुए पैसों को वैध बनाने में मदद की है। हालांकि लाजरस ग्रुप को सजा दिलवाना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। वे सायों में काम करते हैं, अक्सर अपने जुर्मों से खुद को दूर रखने के लिए बिचौलियों और कटआउट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन सरकार से उनका एलिजिड संबंध उन्हें एक ऐसा प्रोटेक्शन देता है जिसका ज्यादातर साइबर क्रिमिनल सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। सेक्शन 5, फाइनेंस के दिल पर वार।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लाजरस ग्रुप के हमले बेहद बेधड़क और विनाशकारी रहे हैं। उन्होंने बैंक्स, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस और यहां तक कि एक सेंट्रल बैंक को भी टारगेट किया है। उनके मकसद दो तरह के दिखाई देते हैं, नॉर्थ कोरियन रिजीम के लिए रेवेन्यू जनरेट करना और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर करना। बांग्लादेश बैंक की चोरी के अलावा लाजरस ग्रुप को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कई दूसरे हाई प्रोफाइल साइबर हमलों से भी जोड़ा गया है। 2014 में उन्हें सोनी पिक्चर्स हैक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके कारण सेंसिटिव डेटा की चोरी हुई और कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स लीक हुए। इस हैक को आमतौर पर द इंटरव्यू, एक कॉमेडी फिल्म जो नॉर्थ कोरियन नेता किम जोंग उन का मजाक उड़ाती थी, के रिलीज होने का बदला माना गया। लाजरस ग्रुप की एक्टिविटीज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। सबसे सिक्योर इंस्टीट्यूशंस के डिफेंसेस को भी ब्रीच करने की उनकी क्षमता ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर हमले के प्रति वल्नरेबिलिटी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। सेक्शन 6, अल्केमिस्ट का श्राप। क्रिप्टोकरेंसी हाइस्ट्स की तरफ लाजरस ग्रुप का रुख उनकी एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। उन्होंने अपनी गैरलावी गतिविधियों को आसान बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसीज की क्षमता को पहचाना, खासकर एनोनिमसली और आसानी से बड़ी रकम ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता को। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस अपनी अक्सर ढीली सिक्योरिटी और डिजिटल एसेट्स के विशाल भंडार के साथ उनके मुख्य निशाने बन गए। लाजरस ग्रुप ने एक्सचेंज एम्प्लॉयज और यूजर्स को टारगेट करके अकाउंट्स का एक्सेस हासिल करने और क्रिप्टोकरेंसीज चुराने के लिए सोफिस्टिकेटेड फिशिंग कैंपेन्स चलाए। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में लाजरस ग्रुप की कामयाबी की एक कीमत चुकानी पड़ी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ट्रांसपेरेंट नेचर ने इन्वेस्टिगेटर्स को उनके चुराए हुए पैसों को ट्रैक करने, उनके तरीकों का पर्दाफाश करने और उनके गलत तरीके से कमाए गए पैसों को भुनाने की उनकी क्षमता में बाधा डालने की अनुमति दी है। सेक्शन 7, लाजरस की ग्लोबल तलाश। लाजरस ग्रुप की एक्टिविटीज पर किसी का ध्यान नहीं गया है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें ढूंढने और उन्हें सजा दिलाने के लिए बिना रुके काम कर रही हैं। अमेरिकी सरकार ने नॉर्थ कोरियन सरकार की तरफ से मलिशियस साइबर एक्टिविटीज में शामिल किसी भी व्यक्ति की पहचान या लोकेशन की जानकारी देने पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। इन कोशिशों के बावजूद लाजरस ग्रुप अभी भी आजाद है। बिना पकड़े जाने की उनकी क्षमता उनके स्किल, सोफिस्टिकेशन और साइबर हमलों को स्पेसिफिक एक्टर से जोड़ने की चुनौतियों का प्रमाण है। हालांकि जाल कस रहा है। जैसे जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां साइबर हमलों को स्पेसिफिक एक्टर्स से जोड़ने और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने में ज्यादा माहिर होती जाएंगी, लाजरस ग्रुप के लिए सायों में काम करना मुश्किल होता जाएगा। सेक्शन 8, साइबर वॉरफेयर का भविष्य। लाजरस ग्रुप साइबर वॉरफेयर के एक नए युग का अग्रदूत है। एक ऐसा युग जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स एक ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन एक्टर्स के पास सोफिस्टिकेटेड और विनाशकारी साइबर हमले शुरू करने के रिसोर्सेज और मोटिवेशन है, और वे ट्रेडिशनल मिलिट्रीज जैसी लिमिटेशन से बंधे नहीं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय साइबर थ्रेट लैंडस्केप में एक नया आयाम जोड़ रहा है। AI पावर्ड हैकिंग टूल्स में टास्क्स को ऑटोमेट करने की क्षमता है, जिससे अटैकर्स के लिए बड़े पैमाने पर हमले शुरू करना और डिटेक्शन से बचना आसान हो जाता है। AI का इस्तेमाल ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर डेवलप करने के लिए भी किया जा सकता है, जो सीखने और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने में सक्षम हो। साइबर वॉरफेयर का भविष्य अटैकर्स और डिफेंडर्स के बीच लगातार आर्म्स रेस की तरह होने की संभावना है। जैसे जैसे अटैकर्स नई और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स डेवलप करेंगे, डिफेंडर्स को खतरे से आगे रहने के लिए लगातार नए तरीके ढूंढने होंगे। सेक्शन 9, AI पावर्ड बैटलफील्ड। साइबर वॉरफेयर के भविष्य और डिजिटल बैटलफील्ड को आकार देने में AI की भूमिका के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? AI ड्रिवन साइबर अटैक्स, द नेक्स्ट फ्रंटियर इन वॉरफेयर पर हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो देखें। इस वीडियो में हम AI पावर्ड हैकिंग टूल्स की दुनिया में उतरते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज और गवर्नमेंटों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले खतरे की खोज करते हैं। हम वॉरफेयर में AI के एथिकल इंप्लीकेशंस और रिस्क्स को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जांच करते हैं। वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें और साइबर वॉरफेयर के भविष्य पर बातचीत में शामिल हों।